मीना मोनिका के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और उसी से उसके परिवार का गुजारा चला करता था। उसका पति मनीष ठेकेदार के यहाँ दिहाड़ी का काम करता था। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटी रिया की परवरिश कर रहे थे। ऐसे एक दिन मीना जब मोनिका के घर काम कर रही होती है। दीदी, अगर आपके घर में एसी है तो आपको कूलर की क्या ही जरूरत है। एसी तो वैसे भी पूरे घर को अच्छे से ठंडा कर देती है और आपके घर में तो 4 एसी है। मुझे तो एसी की आदत है, लेकिन मेरी सास को कूलर की आदत है। जब तक वो कूलर का शोर सुन के ना सोए ना, उन्हें गर्मी में नींद नहीं आती है। इसलिए उनके लिए कूलर ठीक करवा रही हूँ और अपने लिए एसी। ठीक है दीदी, कल मैं समय पे आ जाऊंगी और आज कूलर अच्छे से साफ करके रख दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगर तेरा झाड़ू पोछा हो गया हो तो एक काम कर, मेरे साथ चल। हम गर्मियों के लिए कुछ पतली सी साड़ियाँ निकाल लेते हैं और अगर कुछ साड़ी फालतू होगी तो वो मैं तुझे दे दूंगी, फिर काम आ जाएगी वो तेरे। ठीक है दीदी, वैसे भी गर्मियों में पहनने के लिए मेरे पास ज्यादा साड़ियाँ नहीं है और जो साड़ियाँ मेरे पास है उनमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी है तो आप मुझे दे देना। मोनिका मीना के साथ मिलकर गर्मियों के कपड़े निकालने लगती है और कुछ पुरानी साड़ियाँ निकालकर मीना को दे देती है। मीना उन साड़ियों को पाकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये साड़ियाँ बिल्कुल नई जैसी थी। मीना अब घर आती है। उसे घर आते देखकर उसकी बेटी रिया कहती है, माँ, आप कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आए हो। आपकी सैलरी मिल गई क्या, जो आप इतनी महंगी शॉपिंग करके आई हो? नहीं मेरी बच्ची, मेरी मालकिन ने ये पुरानी साड़ियाँ मुझे दी है। अगर मुझे पैसे मिले होते तो मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए कपड़े लेकर आती, ना कि अपने लिए। कोई बात नहीं माँ, ये साड़ियाँ भी बहुत सुंदर है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपकी ये साड़ियाँ मुझे भी पहनने के लिए दिखा देना। हाँ, लेकिन अब हमें गर्मियों की तैयारी करनी है। हमारे घर की छत कच्ची है, हमें उसे पक्का करना पड़ेगा ताकि गर्मियों में धूप अंदर ना आए। और तेरे लिए भी तो गर्मियों के लिए कुछ फ्रॉक लानी पड़ेगी, वरना इतनी गर्मी में तू कैसे रह पाएगी। मीना इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सास केतकी आती है और कहती है, बहू, तुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे पेंशन के पैसे आएंगे ना, तो उससे मैं रिया के लिए कुछ फ्रॉक खरीद दूंगी और उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी उससे। माँ जी, आपकी पेंशन आपके दवा पानी के लिए है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप वो पैसे इधर उधर खर्च करें। कल को वो पैसे आपके काम भी तो आएंगे ना। इतना मत सोचा कर मेरी बच्ची, तू भी तो इस घर के लिए बहुत कुछ कर रही है और मेरा बेटा भी तो कमा ही रहा है। हम सब मिलकर ना रिया की बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे और हम सब मिलकर ना रिया के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी सोचेंगी ना वो अच्छा ही सोचेंगी और आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए जो आप फैसला करेंगी वो ही सही रहेगा। मीना इतना बोलकर खाना बनाने के लिए चली जाती है। घर में जो पंखा था वो रुक रुक कर चला करता था। अब रात के समय सभी सो रहे होते हैं और रिया को बहुत गर्मी लगती है। रिया पसीने में तरबतर होकर कहती है, माँ, इस पंखे की हवा तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। कुछ करो ना माँ। अरे रिया, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं कल ही जाकर पंखा ठीक करा लूंगा। बस आज किसी तरह सो जाए मेरी बच्ची। एक काम करो रिया, तुम जाकर पहले नहा लो, तुम्हें कम गर्मी लगेगी और तुम फिर सो भी पाओगी। नहीं बहू, रिया अभी छोटी है। अगर उसको तू नहलाएगी ना इस टाइम पे तो वो बीमार पड़ जाएगी और उसकी नींद भी खराब हो जाएगी। तो तू ना एक काम कर, उसको लोरी गाकर सुना दे ताकि उसको अच्छी सी नींद आ जाए। हाँ माँ जी, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। अगर ये नहा ली तो इसकी सारी नींद खराब हो जाएगी। ये देरी से सोएगी तो देरी से उठेगी भी और इसी कारण इसको स्कूल जाने में भी देरी हो जाएगी। इसको लोरी गाकर ही सुला देती हूँ मैं। अब मीना रिया को लोरी गाकर सुना देती है। ऐसे ही अगले दिन फिर से वो मोनिका के घर जाती है, जहाँ मोनिका अपनी सास के साथ बैठी हुई थी। कुछ देर बाद जब सभी साथ में थे तो मोनिका की सास आशा कहती है, मोनिका बहू, मैं सोच रही हूँ कि जब गर्मियाँ ज्यादा पड़ेगी ना तो हम कुछ दिन के लिए घूमने चलेंगे पहाड़ पे। पहाड़ के ठंडे ठंडे मौसम में ना हमें अच्छा लगेगा और तो और हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। माँ जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। जब हम इतनी तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम पहाड़ों पे जाने के लिए भी तैयारी तो कर ही सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, आज वरुण को घर आने दे, मैं वरुण से बात करती हूँ कि हम कुछ दिन के लिए ना पहाड़ों पे घूमने के लिए चलते हैं। और बात रही मीना की,
तो उसे भी कुछ दिनों की छुट्टी तो मिल ही जाएगी। आशा की बात सुनकर मीना जवाब में कहती है, पर माँ जी, अगर आप मुझे छुट्टियाँ दे देंगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे तो दिक्कत आ जाएगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मीना, हम तुम्हें उस दिन की तनख्वाह दे देंगे या हम तुम्हें एक चाबी दे देंगे। अगर तुम्हारा मन करे तो हमारे घर पे झाड़ू पोछा लगा के चले जाना। मोनिका सच में बहुत अच्छी थी। वो मीना का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी, इसलिए मीना भी उन लोगों के घर में जाया करती थी। ऐसे ही मीना रसोई में पसीने से भीगती हुई मोनिका के घर खाना बना रही थी। तभी मोनिका पीने का पानी लेकर आती है और कहती है, मुझे मीना के लिए बहुत बुरा लगता है। इतनी गर्मी में ये इतनी मेहनत करती है। इतनी गर्मी में मुझसे तो घर का कोई काम नहीं होता, लेकिन ये बेचारी अपना पेट पालने के लिए कितने घरों में मेहनत करती है। मोनिका पानी पीकर वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही मीना अपने घर जाती है तो देखती है कि पुराना पंखा अब चलना बंद हो चुका है। बिजली वाला इस पंखे को ठीक करने के लिए 500 रुपए मांग रहा है। अरे 500 तो बहुत ज्यादा है। तो आप ही बताइए ना, क्या करें? अब हमारा पूरा परिवार गर्मी में बिना पंखे के तो नहीं रह सकता ना। हमें कुछ ना कुछ करके अपने घर का पंखा ठीक तो करवाना ही होगा। सारे पैसे तो घर के खर्च किराए में और खाने पीने में चले जाते हैं। अब पंखा कैसे ठीक कराऊं? मनीष बेटा, तू किस्तों पर ही पंखा क्यों नहीं ले लेता? बेटा एक अच्छा सा पंखा ले आ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और रिया अभी बहुत छोटी है। आप रहने दीजिए, आपके पैसों से घर खर्च चलता है। मैं मालकिन से कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ और मैं खुद ही पंखा खरीद कर ले आऊंगी। बस आप उस पंखे को खुद ही लगा देना। इतना बोलकर मीना अपने घर के कामों में लग जाती है और अगले दिन मीना मोनिका के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मुझे 500 रुपए उधार चाहिए थे। आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मुझे आज थोड़ा जल्दी घर जाना है। मीना वो पैसे लेकर पूरे घर का काम करती है, जिसके बाद वो दुकान पर पंखा लेने के लिए चली जाती है। वापस आते हुए वो पंखा लेकर अपने घर जाती है, लेकिन जब वो घर आकर देखती है तो उसके घर में कूलर चल रहा होता है। बेटी, ये कूलर घर में कहाँ से आया और ये कूलर मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है? माँ, मोनिका आंटी ये कूलर देकर गई है और बोलकर गई हैं कि हम लोग इस कूलर को इस्तेमाल करें। सच में अमीर और गरीब की गर्मी की तैयारी ना अलग होती है। अमीर जो होते हैं ना, उन्हें गर्मियों में एसी की हवा खाने को मिलती है, और जो गरीब होते हैं वो एक कूलर और एक पंखा के लिए तरस जाते हैं। लेकिन बेटा, फिर भी तेरी मालकिन बहुत अच्छी है, जिसको तेरा दुख देखा नहीं गया। तुम दोनों ही बहुओं ने अपने अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए पूरी तैयारी की, लेकिन इसमें तेरी मालकिन ने तुम लोगों की बहुत मदद की। मीना जिसके बाद अब मोनिका के पास जाती है और मोनिका का शुक्रिया अदा करती है, और इसी तरह मोनिका अक्सर मीना की मदद किया करती। मीना भी हमेशा दिल लगाकर उसके घर में काम किया करती, और इस तरह अमीर वर्सेस गरीब बहू अपने अपने घरों में गर्मी से बचने की तैयारियां करने लगती हैं। सुषमा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। सुषमा, क्या बात है? जब से तेरी बहू आई है तुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता, बस पूरे दिन तुझे आराम ही आराम है। और तेरी भी तो बहू है, वो तुझे आराम नहीं देती क्या? देती तो है, लेकिन 4 गालियाँ देने के बाद। खैर तू बता, तू कैसी है? मेरे हाल चाल भी अच्छे हैं, बस तू अपना बता, आजकल क्या कर रही है? अरे विमलू, कभी हमारे हाल भी पूछ लिया करो, हम भी तो यहीं बैठे हैं। अरे मैंने तो देखा ही नहीं। बताइए बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? फिलहाल तुम्हें देखकर तो अच्छा लग रहा है, अब वरना कुछ देर पहले तक तो लग रहा था कि जीने के लिए कुछ है ही नहीं। बहू, घर में गर्म पट्टी तो है ना? हाँ है माँ जी, लेकिन किसका क्या हुआ? अब तक तो सब ठीक था, कहीं आपकी कमर में या पैर में तो मोच नहीं आ गई? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लगता है तेरे ससुर के हाथ पैर में अकड़न आने वाली है, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे भाग्यवान, इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस विमलू से मजाक कर रहा था। सुषमा काफी समय से नोटिस कर रही थी, जब भी उसकी पड़ोसन घर आती, किशोर के चेहरे की हंसी और भी खिल जाया करती थी। और किशोर विमला से हंसी मजाक तो करता है, साथ ही उसे प्यार से विमलू कहकर भी पुकारने लगा था। ये सब देखकर सुषमा को शक होने लगा था कि उसकी पड़ोसन का उसके पति के साथ कोई लफड़ा तो चल रहा है। एक रोज हॉल में बैठी सास बहू सब्जियां काट रही थी, तभी पूजा अपनी सास सुषमा से कहती है, माँ जी बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूँ, आजकल विमला काकी पापा जी के रहते हुए घर को ज्यादा नहीं आ रही है। और अपने पापा जी को देखा है, वो विमला काकी से कितने प्यार से बोलते हैं, वो भी विमलू।
बहू तू जलेबी में नमक मत छिड़क, मैं पहले ही से उस बुढ़े से परेशान हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। लेकिन कल मैं पापा जी को विमला काकी का हाथ पकड़े हुए देखा था, और पता है वो विमला काकी से क्या कह रहे थे? राम रे राम, क्या कह रहा था ये बुढ़ा उस विमला को? और वो विमला, उसको तो शर्म आती ही नहीं है। माँ जी मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पापा जी ने विमला काकी को ऐसी बातें कही। बहू तू क्यों शर्मा रही है? अब शर्म तो उस बुढ़े बुढ़िया को आनी चाहिए जो 55 की उम्र में आशिकी लड़ा रहे हैं। पापा जी विमला काकी से कह रहे थे अगर वो उन्हें पहले मिली होती तो वो अभी उनके साथ होती, लेकिन अभी भी वक्त है। और कह रहे थे कि मेरे बारे में सोचना जरूर। क्या इस बुढ़े का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरे होते हुए भी विमला के साथ चक्कर चल रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मेरे लिए सोचना जरूर। इस बुढ़े की ना पोता पोती खिलाने की उम्र हो रही है और ये खुद के बच्चे पैदा करने का सोच रहा है। आने दो इसे, आज तो इसकी खैर नहीं। हाँ माँ जी, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए इस विमला को घर बुलाकर और इस बुढ़े से शादी करके। सुषमा और पूजा बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुषमा, कहाँ है तू? कहीं नजर नहीं आ रही। तेरी नजर मुझे ढूंढेगी तभी तो मिलूंगी ना, तेरी नजर तो किसी और को ही ढूंढ रही है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं किसी और को ढूंढ रही हूँ? तू भी ना सुषमा, बड़ी मजाकिया है। अच्छा ठीक है, पता है किस काम से आई है? और आज मैं तेरे घर गई थी, तू तो नहीं थी वहाँ पर, और तेरी बहू ने कहा था कि तू तो अपनी बहन के घर गई है। वैसे तो तू अपने घर वालों को पूछती भी नहीं है, तो अपने बहन के घर क्या करने गई थी? अरे बहन से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए गई थी देखने उसे कि उसकी तबीयत कैसी है। तू किससे मिलने गई थी वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, आखिर मैं भी तेरी पड़ोसन हूँ और तेरी सखी भी। सुषमा विमला को ताने दे ही रही थी, तभी घर में किशोर आता है। अरे क्या बात है विमलू, सुबह शाम यही रहने का इरादा है क्या? जब भी घर आता हूँ तुझे देखकर तो दिल बाग बाग हो जाता है। अपने बाग के मालिक पर भी थोड़ा ध्यान दे देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल के तार ही काट दे वो। सुषमा की बातें सुनकर किशोर जोर जोर से खांसने लगता है और किशोर को खांसता देख विमला से रहा नहीं जाता और वो तुरंत किचन में भाग जाती है और किशोर के लिए पानी ले आती है। ये सब पूजा और सुषमा देखकर हैरान रह जाते हैं। सच में तुझे सबकी कितनी फिक्र है, लेकिन किसी को तेरी फिक्र नहीं है। अरे अब जान में जान आ गई तुम्हारे हाथों का पानी पीकर। वैसे पानी में कुछ मिलाया तो नहीं था, 1 मिनट में खांसी ठीक हो गई। इसे तो बस प्यार समझ लीजिए आप। हम तो कब से बहुत कुछ समझकर बैठे हैं आपको, लेकिन आपकी तरफ से देरी है। किस देरी की बात हो रही है यहाँ पर? जरा मुझे भी तो पता चले। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हैं। अच्छा सुषमा, मैं चलती हूँ। अरे विमलू, चाय पीने का समय हो गया है, तो चाय पीकर ही जाती तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा, चाय पीने का समय हो गया है। बहू जरा चाय लेकर आ, आज मैं तेरे ससुर को अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे से। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो खामाखा सीरियस हो गई। इतना बोलने के बाद किशोर वहाँ से चला जाता है और सुषमा गुस्से में खुद से कहती है, इस बुड्ढे की अकल को ठिकाने मैं ही लगाऊंगी, और उस पड़ोसन से लफड़ा क्या होता है ना, इसे मैं बताऊंगी। सुषमा लगातार नोटिस करती है कि विमला किसी न किसी बहाने से उसके घर आकर किशोर से बातचीत कर लिया करती थी। लेकिन एक रोज सुषमा घर आती है तो वो देखती है कि उसकी पड़ोसन विमला और पति दोनों हंस कर बातें कर रहे हैं। विमलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जीना मरना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी हम दोनों के बीच आ रही है। शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। हम दोनों जैसे हैं वैसे ही सही, 2-4 बातचीत हो जाती हैं और क्या ही चाहिए। तुम एक बार हाँ कर दो बस, उसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ जीने मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सब करना सही नहीं। सुषमा मेरी दोस्त है, मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहती। तुम्हारे आगे पीछे करने की वजह से मैं तुमसे बात कर लेती हूँ और सुषमा को लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ चक्कर है,
और तुमने लोगों को ऐसा दिखाना भी शुरू कर दिया है। मुझसे दूर रहो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है, वरना मैं सुषमा को सब बता दूंगी। सुषमा और उसकी बहू पूजा जो कि बाहर से आए थे वो सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी सुषमा ताली बजाते हुए अपने पति किशोर से कहती है, क्या बात है, मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था और मुझे कुछ पता भी नहीं था। तुम एक नंबर के छिछोरे हो, छिछोरे। सुषमा तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तेरा बुड्ढा ही मुझे हर वक्त परेशान किया करता था। मैंने इसे कई बार मना भी किया था, लेकिन ये मेरे पीछे आ जाया करता था। मैंने सब कुछ सुन लिया है। विमला, तू तो मेरी अपनी थी ना, और ये बुड्ढा, ये तो मेरा पति था। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब मैं किसी पराये से क्या ही उम्मीद रखूंगी। लेकिन मैं भी सुषमा हूँ। मैं आज और अभी तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ। इतना बोलकर सुषमा किशोर को घर से निकालने के लिए जैसे ही हाथ पकड़ती है, किशोर सुषमा से माफी मांगने लग जाता है। सुषमा, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस मनोरंजन के लिए ये सब कर रहा था। वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा आखिर। ये सब तो करने से पहले सोचना था। अब तो मैं तुम्हें अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। ये एक नंबर का छिछोरा है, छिछोरा। ये ना सिर्फ मुझे ही बल्कि सब्जी वाली, फल वाली और जो नुक्कड़ पर मोमोज का ठेला लगाती है ना, उसे तक लाइन दे रखा है इसने। ये सब औरतें इसे चप्पल मार कर जाए तब पता चलेगा इसे। नहीं नहीं, कोई माफी नहीं। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। तुम एक नंबर के छिछोरे हो। माँ जी माफ कर दीजिए, अगली बार पापा जी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेंगे, उन्हें माफ कर दीजिए। सुषमा अपने पति किशोर को खूब सुनाती है और अपनी बहू के कहने पर अपने बूढ़े को घर में ही रहने देती है, वरना तो उसने मन बना लिया था कि आज वो अपने बूढ़े को घर से निकाल कर ही रहेगी।